नमस्कार, आप सभी का स्वागत मिड डे प्राइम में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मिड डे प्राइम में आपको बताएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। खासतौर से बात करेंगे आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ बड़ी बातें कही, वो तमाम खबरें आपको बताएंगे। इसके अलावा भी हर खबर पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी ने वीरों को किया नमन। सोमनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, भव्य शौर्य यात्रा में हुए शामिल। कहा, विदेशी आक्रांताओं द्वारा कई सदियों तक भारत को खत्म करने की कोशिश होती रही, लेकिन ना ही सोमनाथ नष्ट हुआ, ना ही भारत। पीएम मोदी राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। अहमदाबाद में चरण 2 मेट्रो परियोजना के अंतिम सेक्शन की करेंगे शुरुआत। गृहमंत्री अमित शाह का आज केरल दौरे पर। स्थानीय निकायों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों से की मुलाकात। कहा, विकसित केरलम का लीजिए संकल्प। एक बार फिर गोलीबारी से दहला अमेरिका। मिसिसिपी में अलग अलग जगह फायरिंग में 6 लोगों की मौत, एक संदिग्ध हिरासत में। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैच की सीरीज का पहला मुकाबला आज। रोहित शर्मा और विराट कोहली के प्रदर्शन पर रहेगी सबकी नजर। और आइए शुरुआत करते हैं मिड डे प्राइम की। सबसे पहले बात करते हैं सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में न सिर्फ शामिल हुए, बल्कि प्रधानमंत्री ने वहां एक विशाल जनसमूह को संबोधित भी किया। पीएम ने इस अवसर को वैभव की विरासत और आध्यात्म की अनुभूति का पर्व बताया। पीएम ने कहा कि 1000 साल पहले वे आतताई सोच रहे थे कि उन्होंने हमें जीत लिया, लेकिन आज 1000 साल बाद भी सोमनाथ महादेव के मंदिर पर फहरा रही ध्वजा पूरी सृष्टि का आह्वान कर रही है कि हिंदुस्तान की शक्ति क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 साल पहले हुए विध्वंस के स्मरण के लिए नहीं, ये पर्व 1000 साल की यात्रा का पर्व है। साथ ही ये हमारे भारत के अस्तित्व और अभिमान का पर्व है, क्योंकि हमें हर कदम पर, हर मुकाम पर सोमनाथ और भारत में अनोखी समानताएं दिखती है। जैसे सोमनाथ को नष्ट करने के एक नहीं अनेकों प्रयास हुए, दुष्प्रयास हुए, उसी तरह विदेशी आक्रांताओं द्वारा कई सदियों तक भारत को खत्म करने की लगातार कोशिशें होती रही, लेकिन न सोमनाथ नष्ट हुआ और न ही भारत नष्ट हुआ। क्योंकि भारत और भारत की आस्था के केंद्र एक दूसरे में समाये हुए हैं। यानी सोमनाथ का इतिहास विनाश और पराजय का इतिहास नहीं है, ये इतिहास विजय और पुनर्निर्माण का है, हमारे पूर्वजों के पराक्रम का है, हमारे पूर्वजों के त्याग और बलिदान का है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ का इतिहास विनाश और पराजय का इतिहास नहीं है, ये इतिहास विजय और पुनर्निर्माण का है। जब गजनी से लेकर औरंगजेब तक तमाम आक्रांता सोमनाथ पर हमला कर रहे थे, तो उन्हें लग रहा था कि उनकी तलवार
सनातन सोमनाथ को जीत रही है। वो मजहबी कट्टरपंथी ये नहीं समझ पाए कि जिस सोमनाथ को वो नष्ट करना चाहते हैं, उनके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हुआ है। उसमें हलाहल को पीकर भी अमर रहने का विचार जुड़ा है। उसके भीतर सदाशिव महादेव के रूप में वो चैतन्य शक्ति प्रतिष्ठित है, जो कल्याण कारक भी है और प्रचंड तांडव शिव ये शक्ति का स्रोत भी है। कि सोमनाथ को ध्वस्त करने की मनसा लेकर आए मजहबी आतताई आज इतिहास के कुछ पन्नों में सिमट कर रह गए हैं और सोमनाथ मंदिर उसी विशाल समंदर के किनारे गगनचुंबी धर्म ध्वजा को थामे खड़ा है। सोमनाथ का ये शिखर मानव उद्घोष कर रहा है, चंद्रशेखरम आश्रय मम किम करिष्यति वयम, अर्थात मैं चंद्रशेखर शिव पर आश्रित हूं, काल भी मेरा क्या कर लेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत भव्य शौर्य यात्रा में सहभागिता की। इस अवसर पर आयोजित मार्च में 108 घोड़ों ने भाग लिया, जो भारत की गौरवशाली परंपराओं, अदम्य वीरता और राष्ट्र के लिए किए गए बलिदानों का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने शंख सर्किल से शौर्य यात्रा का शुभारंभ किया और लगभग 1 किलोमीटर लंबी यात्रा के दौरान डमरू वादन कर सांस्कृतिक परंपराओं से आत्मिक जुड़ाव का संदेश दिया। यह शौर्य यात्रा न केवल सांस्कृतिक गौरव का उत्सव रही, बल्कि इसने देश की ऐतिहासिक चेतना, आत्मसम्मान और राष्ट्रभक्ति की भावना को भी सुदृढ़ किया। साथ ही पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर हमीर जी गोहिल को भी नमन किया। इसके बाद पीएम ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम योद्धाओं को नमन किया। साथ ही सरदार पटेल की प्रतिमा पर भी उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की और अपने संबोधन में भी प्रधानमंत्री ने उनका जिक्र किया कि किस तरीके से एक भारत, अखंड भारत की जो सोच थी वो उसको चरितार्थ कर रहे हैं, सार्थक कर रहे हैं। और वो सोच कहीं ना कहीं आज के समय में भी अगर देखा जाए उतनी ही सटीक, सरल नज़र आती है, क्योंकि हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। ये वो भारत है जिसको कोई मिटा नहीं सकता, भले ही लाख कोशिशें की जाएं, कितने ही आक्रमण किए जाएं, लेकिन जिस तरीके से अखंड सोमनाथ है और साथ ही अखंड भारत भी है, इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान भी किया। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें जब उन्होंने शौर्य यात्रा में हिस्सा लिया और इसके साथ साथ महान योद्धाओं की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। वीर हमीर जी गोहिल और उसके साथ साथ सरदार पटेल की प्रतिमा पर प्रधानमंत्री ने यहाँ अपनी जो पुष्पांजलि अर्पित की, उनको नमन किया और उनका जिक्र भी हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया। लेकिन शौर्य यात्रा के दौरान हमने देखा जो नाद गूंजा वहाँ पर वो स्वाभिमान का था, भारत के स्वाभिमान का, और कहीं ना कहीं वही नाद जो है अभी भी गुंजायमान है। इसके अलावा अगर बात की जाए जिस तरीके से शुरुआत में वहाँ पर पहुंचकर प्रधानमंत्री ने शौर्य यात्रा के बाद पूजा अर्चना भी की, विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ, और साथ ही संवाद करते हुए भी नजर आए। लेकिन जब वहाँ पहुँचे उससे पहले की तस्वीरें जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित की और वीर योद्धाओं को नमन किया। और आइए और अधिक जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता अश्विनी शाह, फिलहाल वहाँ से जुड़ चुके हैं। अश्विनी, जानना चाहेंगे आपसे, अगर आज के दिन की बात की जाए, स्वाभिमान पर्व की हम बात करें, ना सिर्फ
शौर्य यात्रा की बात की जाए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी कहा कि जो अटल है, अमिट है, अमर है, सोमनाथ और भारत, कहीं ना कहीं दोनों में समानताएं हैं और एक संदेश जो दोनों ही दे रहे हैं पूरे विश्व को भी। निश्चित तरीके से अगर अखंड सोमनाथ आज खड़ा है तो वो भारतीय मनीषा की, भारतीय मानसिकता की, भारतीय सोच की, भारतीय संस्कृति के सतत शाश्वत होने का प्रमाण है जी। इतिहासकार अलग तरीके से इसको देखते थे। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से कहा उसको ध्यान रखने की आवश्यकता इसलिए है कि 17 बार इस पर आक्रमण हुए, ठीक है, लेकिन 17 बार आक्रमण के बाद, हर आक्रमण के बाद इसके पुनरुद्भवन, पुनरुत्थान और जीर्णोद्धार का कार्य भी यहीं के राजाओं, यहीं के शासकों, यहीं के हमारे प्रजापालकों ने किया। राजा भीमपाल, राजा कुमारपाल, राजा अनेक ऐसे नाम हैं, माता अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, इस मंदिर के पुनर्स्थापना के लिए पूरा का पूरा उन्होंने योगदान दिया। वो कहीं ना कहीं अनदेखी रहता है। सोमनाथ प्रहार का नहीं, सोमनाथ सृजन का प्रतीक है। सोमनाथ हिंसा का नहीं, हिंसा पर अहिंसा के जीत का प्रतीक है। सोमनाथ भारत की अखंडता का प्रतीक है। अखंड सोमनाथ भारत के अखंड स्वाभिमान का प्रतीक है। ये हमारे अस्तित्व का प्रतीक है। ये हमारे मूल आत्मा का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति के उस मूल तत्व का प्रतीक है कि किस तरीके से हम सृजन को ज्यादा हम श्रेयस्कर मानते हैं जी, विध्वंस की जगह हम अहिंसा को ज्यादा श्रेयस्कर मानते हैं, हिंसा की जगह हम मानवीयता को ज्यादा तरजीह देते हैं, श्रेयस्कर मानते हैं पशुता की जगह। पूरा का पूरा फहरिस्त है कि किस तरीके से 1000 साल पहले गजनी ने यहाँ पर गजनवी ने आक्रमण किया। उसके बाद जो है खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। खिलजी के जो है जो सिपा सालार जफर खान रहा उसने आक्रमण किया। उसके बाद महमूद बघर्रा ने आक्रमण किया, अहमद शाह ने आक्रमण किया। लंबी फहरिस्त है। लेकिन राजा हमीर सिंह गोहिल जो कि यहाँ के वेड़ी जो भील समुदाय है उनके साथ उन्होंने पूरी सेना बनाकर यहाँ पर जो मोर्चा लड़ा वो इतिहास में उतना ज्यादा व्याख्यायित नहीं है। राजा हमीर सिंह गोहिल ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शौर्य यात्रा का नेतृत्व करते हुए आए तो वो श्रद्धावनत रहे, विनम्र रहे, श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित करे, श्रद्धांजलि अर्पित किए। 1395 के बाद जफर खान ने यहाँ पर आक्रमण किया जो कि सिपा सालार सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, तो जबरदस्त मोर्चा, जबरदस्त जो है प्रतिरोध का सामना उसको करना पड़ा। आत्मोत्सर्ग किया हमीर सिंह गोहिल जी ने। लोकनायक जननायक के रूप में आज पूजित है। और एक चीज मैं और बताऊंगा, इस मंदिर के शिखर पर जो ध्वज फहराया जाता है वो पहले राजा हमीर सिंह गोहिल को चढ़ाया जाता है। इतना बड़ा सम्मान है, इतना बड़ा सम्मान हम अपने हुतात्माओं को देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां नतमस्तक थे, श्रद्धावनत थे जी। हमीर सिंह गोहिल ने कहा था कि अगर एक भी हिंदू बचा है, एक भी हिंदू बाकी है तो सोमनाथ अक्षुण्ण रहेगा, और ये उसी बात का प्रतीक है। बिल्कुल। राजा हमीर सिंह गोहिल जी ने कहा था कि शिव भक्तों के शीश श्रद्धा में झुकते हैं, शिव भक्तों के शीश शिव के सामने चढ़ते हैं, शिव भक्तों के शीश किसी अन्य शक्ति के सामने नहीं झुकते हैं। शिव भक्तों के शीश झुकते नहीं, ये शीश चढ़ते हैं, आत्मोत्सर्ग करते हैं। ये आत्मोत्सर्ग की जो कहानी है, आत्म बलिदान की कहानी है, स्वाभिमान की कहानी है, साथ ही साथ ये आत्मचिंतन की कहानी है। वो मानसिकता जो हमारे सांस्कृतिक मूल्यों, आध्यात्मिक मूल्यों, आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्रों, आध्यात्मिक ज्ञान के केंद्रों को कहीं ना कहीं नेपथ्य में डालने की कोशिश करते थे, उसके पुनर्स्थापना का जो महायज्ञ शुरू हुआ है पिछले 11 वर्षों में, ये सोमनाथ स्वाभिमान पर्व उसी का एक स्वर्णिम अध्याय है। निश्चित तौर से ये सृजन का प्रतीक है। 1000 साल की इस यात्रा को विध्वंस की यात्रा नहीं मानी जा सकती है, अपमान की यात्रा नहीं मानी जा सकती है, पराजय की यात्रा नहीं मानी जा सकती है। ये सृजन की यात्रा है, ये विजय की यात्रा है, ये आत्म स्वाभिमान के पुनर्स्थापना की यात्रा है। जी बिल्कुल अश्विनी, साक्षात प्रमाण है। और ये यात्रा अनवरत जारी है, इसका संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में दिया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की अगर बात की जाए, कितना ऐतिहासिक आज का ये दिन रहा। फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। कदम रखिए कहानियों की दुनिया में। स्वागत है नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में। लाखों किताबें और बच्चों के लिए आकर्षक गतिविधियां। मिलिए अपने पसंदीदा लेखकों और सम्मानित वक्ताओं से, आनंद लीजिए लाइव म्यूजिक और शानदार परफॉर्मेंस का। कतर है सम्मानित अतिथि और स्पेन है फोकस देश। मनाइए भारतीय सैन्य इतिहास के 75 गौरवशाली वर्षों का उत्सव थीम पवेलियन में 10 से 18 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। विश्व पुस्तक मेला 2026। प्रवेश निःशुल्क। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ।
तालियां। यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। Hey girls! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मिड डे प्राइम में। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में सौराष्ट्र के राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, जहां ग्रीन एनर्जी, शिप बिल्डिंग, ब्लू इकोनॉमी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती देने पर चर्चा होगी। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन गुजरात सरकार की महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के प्रत्येक क्षेत्र की विशेष क्षमताओं को विकसित करना, स्थानीय उद्योगों को सशक्त बनाना और वैश्विक निवेश के अवसरों से जोड़ना है। गुजरात की औद्योगिक प्रगति का सबसे बड़ा मंच वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट अब गुजरात के औद्योगिक हृदय राजकोट में नई ऊर्जा और नए अवसरों के साथ दिखाई दे रहा है। मौका है वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का मूल विचार यह है कि स्थानीय संसाधनों, उद्योगों और सामर्थ्यों को पहचाना जाए, उनके लिए आवश्यक नीतियों और निवेश के अवसर खोजे जाएं और उन्हें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने की प्रक्रिया को तेज किया जाए। ये वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट के माध्यम से राजकोट, सौराष्ट्र एवं कच्छ में बहुत ही बड़े पैमाने में इन्वेस्टमेंट आने की हमें पूरी विश्वास है। कच्छ सौराष्ट्र पर फोकस करता हुआ ये क्षेत्रीय सम्मेलन राजकोट के मारवाड़ी विश्वविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के माध्यम से गुजरात सरकार न केवल जिले स्तर पर निवेश आकर्षित करना चाहती है, बल्कि वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के माध्यम से गुजरात सरकार जिले स्तर तक निवेश को आकर्षित करना चाहती है। इस पहल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को वैश्विक अवसरों से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में पेश किया है। क्योंकि वाइब्रेंट के कारण गुजरात में कई इंडस्ट्रीज आई और हमारी जो बात करूं खादी और ग्राम उद्योग की, तो खादी और ग्राम उद्योग का बड़ी तरह से यह विकास हुआ है। नरेंद्र भाई मोदी साहब की वजह से हमारे कच्छ और गुजरात को काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं हमारे स्टॉल पर विजिट कर रहे हैं, हम उसका स्वागत करने के लिए बहुत एक्साइटिंग है। जैसे कि सर यहाँ पे विजिट पे आ रहे हैं तो पूरे भारत में और पूरे विश्व में स्वदेशी हमारी चीजें हैं वो दिखेंगी। यह सम्मेलन छोटे और बड़े उद्योगों, स्टार्टअप, एमएसएमई, कृषि उत्पादक, शोध संस्थानों एवं अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों को एक ही मंच पर लाता है, ताकि क्षेत्रीय निवेश, तकनीकी सहयोग और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो। इन सम्मेलनों के माध्यम से सरकार वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट की अवधारणा को भी मजबूत कर रही है। अनुमान है कि 1500 से अधिक एमओयू समझौते साइन होंगे। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक सम्मेलन ही नहीं, बल्कि गुजरात के हर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने, यहाँ की स्थानीय प्रतिभाओं को वैश्विक मंच प्रदान करने और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने का एक क्रांतिकारी मंच है। जानकार मानते हैं कि साल 2047 तक भारत को विकसित बनाने में गुजरात की यात्रा में ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। कैमरामैन रमाकांत और मुकुट शर्मा के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, राजकोट। और आइए रुक कर लेते हैं राजकोट का ही। हमारे संवाददाता अजय मिश्र फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आपसे जानना चाहेंगे अगर बात की जाए गुजरात वाइब्रेंट क्षेत्रीय सम्मेलन को लेकर, क्योंकि ना सिर्फ अगर हम कहते हैं कि विकास को रफ्तार मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन विकसित भारत और उसके चलते जब हम कहते हैं कि कैसे विकसित राज्य जब होंगे तब ये संभव हो पाएगा, क्या इस जो हम अवधारणा है इसको सार्थक कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने मुकुल, और जिस तरह से हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं उसी तरह से गुजरात जिन्हें भी अपना टारगेट रखा है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट जानते हैं बहुत सारे राज्यों ने रखा है। 2047 तक गुजरात ने जो लक्ष्य रखा है $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रखा है, और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये जो वाइब्रेंट गुजरात का जो रीजनल कॉन्फ्रेंस है वो शायद पहला कॉन्सेप्ट होगा पूरे देश में। जब सभी लोग इन्वेस्टर समिट करें अपने अपने राज्यों में, गुजरात एक कदम आगे दिखता है
अपने अलग अलग 4 क्षेत्रों में इसने एक रीजनल कॉन्फ्रेंस की घोषणा की है। तो अब देखिए, एक 2025 में एक कॉन्फ्रेंस हो चुका है, 2026 में ये पहला कॉन्फ्रेंस है और 2 कॉन्फ्रेंस और होने हैं, जिसमें सारे के सारे गुजरात के सभी जिले जो हैं वो कवर हो जाएंगे। सौराष्ट्र रीजन के जो 18 जिले हैं उनको कवर किया गया है। कुल 1800 बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग इन 2 दिनों के दौरान होनी है जी। 1500 MOU साइन हो सकते हैं और बड़े पैमाने पर ऐसा माना जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है। 110 इंटरनेशनल बायर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। अगर आप सेक्टर्स की बात करें तो इसमें जो ब्लू इकोनॉमी है और मैरीटाइम सेक्टर है वो सबसे बड़ा फोकस नजर आ रहा है। ग्रीन एनर्जी को लेकर के बहुत सारी कंपनियां हैं, वो अपने निवेश और अपने आगे के प्लान्स जो हैं अपने साझेदारों के साथ डिस्कस करते हुए नजर आएंगे। ग्रीन स्टार्टअप्स की बात हो रही है। टेक्सटाइल सेक्टर और MSME उद्यमी मेला जो है वो बहुत बड़ा फोकस है और एक बहुत ही एक यूनिक पोजीशनिंग है महिलाओं की उद्यमिता के क्षेत्र में। गुजरात में इसका भी बहुत ख्याल रखा गया है और महिला उद्यमियों को कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे पूरे वैल्यू इकोसिस्टम में स्थान दिया जाए, उस पर भी बहुत बड़ा फोकस है। तो पूरी एनर्जी के साथ इस वक्त राजकोट इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि कैसे वो इस क्षेत्रीय सम्मेलन जिसका उद्घाटन अभी से थोड़ी देर बाद होने वाला है। ट्रेड शो एक हिस्सा है इसका और दूसरा हिस्सा है कॉन्फ्रेंस का। कॉन्फ्रेंस 2 दिन चलेगा जिसकी शुरुआत आज शाम के बाद होगी और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको कवर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल अजय, और खासतौर से गुजरात जो है कई राज्यों के लिए अलग अलग मॉडल, विकास मॉडल जो है वो सामने रख चुका है। तो क्या जो रीजनल कॉन्फ्रेंस की जब हम बात कर रहे हैं ये भी इसी तरीके से मान सकते हैं कि आने वाले समय में शायद दूसरे राज्य भी इस तरह की पहल अपनाते हुए नजर आएंगे? मुझे लगता है कि गुजरात से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ऐसा इकोसिस्टम जो वाकई विकसित भारत की जो आधारशिला है उसको बहुत मजबूत गति प्रदान करता है, मजबूत आधार प्रदान करता है। उद्यमी मेला बहुत सारे राज्यों में होते हैं, लेकिन उद्यमियों को कैसे आप एकेडमिया के साथ जोड़िए उनके स्किलिंग डेवलपमेंट के लिए और कैसे तुरंत उनको वहीं पर बाजार उपलब्ध कराइए, वो भी इंटरनेशनल बाजार। तो यहाँ पर देखिए 110 इंटरनेशनल बायर्स हैं जिनको तुरंत कनेक्ट किया जा रहा है। जो स्टेट लेवल के जो अवार्ड विनिंग आर्टिसंस हैं उनको यहाँ पर हमेशा अलग अलग माध्यमों से जगह दी जाती है। फ्यूचर रेडी फिशरीज सेक्टर पर बात होनी है, ब्लू एनर्जी और ग्रीन फ्यूचर पर बात होनी है। हम लोग केवल क्रॉप्स की बात करते हैं, यहाँ पर कार्बन टू क्रॉप की बात हो रही है। हम लोग केवल ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं, ये लोग ब्लू बायो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत ये विजन का अंतर है अलग अलग राज्यों में, किस तरह से आप इकोनॉमिक विजन को लेकर के चलते हैं। कुछ लोग केवल सरकार की नीतियों पर छींटाकशी करते हैं, उनके क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं और केवल आरोप और प्रत्यारोप में जो लगे रहते हैं। और कुछ लोग भविष्य की संभावनाओं को, कुछ राज्य भविष्य की संभावनाओं को देख करके जमीन पर काम करने में विश्वास रखते हैं और परस्पर सहयोग के लिए इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। गुजरात से ये सीखने की बात है। ग्रीन स्टार्टअप को लेकर के और गुजरात को कैसे शिप और बिल्डिंग का एक नया हब बनाया जाए, कोचीन चेन्नई जानते हैं, बहुत सारे राज्य इस पर काम कर रहे हैं। गुजरात को कैसे एक नया हब बनाया जाए, इस पर बात होनी है। ग्रीन AI को लेकर के सब लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कैसे ग्रीन AI को प्रमोट किया जाए और साथ ही साथ मिशन 100 गीगावाट रिन्यूएबल्स जो सबसे बड़ा फोकस है, जिसमें SR हो गया, नायरा एनर्जी हो गया, रिलायंस हो गया, अदानी एनर्जी, सारे के सारी जो एनर्जी जायंट्स हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में नए नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स बनाने की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस करते हुए नजर आएंगे। ये सिर्फ कॉन्फ्रेंस नहीं है, एक इकोसिस्टम नजर आता है जिसमें कि एकेडमिया भी है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाने वाले भी हैं, यहाँ पर इंडस्ट्री भी है और साथ ही साथ गवर्नमेंट। ये चारों के चारों जब इकोसिस्टम के जो स्टेक होल्डर सब एक साथ मिलते हैं तब बनता है विकसित गुजरात, तब बनता है विकसित भारत का सपना। और उसकी दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर मुझे लगता है ये जो रीजनल कॉन्फ्रेंस है वो होने जा रही है। जी बिल्कुल, वाकई मील का पत्थर साबित होती हुई नजर आएगी जिस तरीके से निवेश बढ़ेगा और विकास को गति मिलेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से अगर बात की जाए गुजरात की, वहाँ पर न सिर्फ अगर क्षेत्रीय सम्मेलन जो है वाइब्रेंट गुजरात उसकी अब से कुछ देर बाद शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचकर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह केरल के दौरे पर हैं। अमित शाह ने आज तिरुवनंतपुरम में विश्व प्रसिद्ध श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। इसके बाद अमित शाह ने स्थानीय निकायों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य केरल को विकसित बनाना है। विजय हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है
केरल को पूर्ण विकसित बनाना, केरल को देश विरोधी ताकतों से सुरक्षित करना और केरल के अंदर जो सदियों से आस्था की ताकत है वो आस्था की ताकत की भी रक्षा करना। ये तीनों काम यूडीएफ और एलडीएफ नहीं कर सकते हैं, केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए ही ये काम कर सकता है। आपको बता दें अमित शाह ने आज दोपहर में केरल कौमुदी कॉन्क्लेव में वो शामिल होकर राज्य के विकास पर अपने विचार भी साझा करेंगे। शाम को भाजपा प्रदेश कार्यालय में कोर ग्रुप की बैठक और एनडीए सहयोग के साथ उच्च स्तरीय मंथन भी करेंगे। साथ ही केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने साझा किए अपने संदेश में गृहमंत्री कहा कि शास्त्री जी के स्वावलंबन और देश की सुरक्षा के प्रति उनके अटूट समर्पण को उन्होंने याद किया। गृहमंत्री ने लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन। संकट के समय जय जवान जय किसान का उद्घोष कर शास्त्री जी ने देश के स्वावलंबन व सुरक्षा का सुंदर समन्वय बनाया। एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले बुजुर्ग के लाल शास्त्री जी ने अपने दृढ़ संकल्प को मजबूत नेतृत्व से 1965 के युद्ध में भारत को विजय दिलाई। उनका सादगीपूर्ण जीवन हर एक समाजसेवी के लिए प्रेरणा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के प्रतिभागियों के साथ संवाद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत का युवा केवल संख्यात्मक शक्ति नहीं बल्कि आत्मविश्वास से प्रेरित वह चेतना शक्ति है जो देश की दिशा और गति दोनों तय कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि युवा पीएम से प्रेरित होकर देश के लिए जिम्मेदारी से राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। और फिलहाल मिड डे प्राइम में हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। कुछ पल नहीं दिशा दिखाए, मंजिल नहीं फिर दूर जब जब कुछ पल साथ बिताए। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC हर पल आपके साथ। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मिड डे प्राइम में। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें मुंबई के ऐतिहासिक मरीन ड्राइव पर आज देश के तीनों सशस्त्र बलों थल सेना, नौसेना और वायुसेना के सैकड़ों पूर्व सैनिक अपने परिवारों के साथ एकत्रित हुए। मौका था वेटरन्स डे के आयोजन का। इस अवसर पर शहर में एक विशेष परेड निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में वीरता पुरस्कार विजेता, साथ ही 80 और 90 वर्ष की उम्र पार कर चुके बुजुर्ग पूर्व सैनिक भी शामिल हुए। इस परेड को पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। परेड में शामिल कई पूर्व सैनिक व्हीलचेयर पर थे, लेकिन उनके उत्साह और देशभक्ति के जज्बे में कोई कमी नहीं दिखी। गौरतलब है कि त्रिसेवा वेटरन्स डे हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। ये दिन वर्ष 1953 में स्वतंत्र भारत के पहले सेना प्रमुख फील्ड मार्शल KM करियप्पा के सेवानिवृत्त होने की स्मृति में मनाया जाता है। उन्होंने राष्ट्र की सेवा में विशिष्ट योगदान दिया था। इस अवसर पर DD न्यूज़ से बातचीत में कई पूर्व सैनिकों ने अपने सेवा काल के अनुभव साझा किए और कहा कि देश की रक्षा के लिए किया गया उनका योगदान उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। The Veterans Day is observed by the Indian Armed Forces every year
on the 14th of January, and we see it as an annual occasion where all of us can pay our deep respects, our tribute to the veterans for the service that they have rendered to the country. We believe very strongly that people who wear the uniform and dedicate their lives to protecting the safety and security of this country, very many times at the cost of making the supreme sacrifice, such people need to be remembered at least once, publicly and officially, by a grateful nation and its grateful citizens. And therefore, the Veterans Day is a very important event for us. This Veterans Parade itself in the city of Mumbai is a very, very unique event. और आइए बात कर लेते हैं बांग्लादेश की, जहां पर हिंदुओं के लिए हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। यहां एक और हिंदू की हत्या की गई। जानकारी के अनुसार ये घटना सुनामगंज जिले की है। मृतक की पहचान जॉय महापात्रों के रूप में हुई है। परिवार के अनुसार बुरहानपुर गांव के दुकानदार अमीरुल इस्लाम ने उधार लिए गए मोबाइल फोन की 500 रुपए की किस्त में देरी होने पर उसे पीटा, अपमानित किया और उकसाया। उसकी मां ने दावा किया कि दुकानदार ने उसे जहर खाने के लिए मजबूर किया। बाद में सिलहट MAG उस्मानी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ICU में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि घटना की जांच चल रही है और अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों के बीच एक महीने से भी कम समय में हिंदुओं की ये 8वीं हत्या बताई जा रही है। और वहीं भारतीय नागरिकों को झूठी नौकरी के वादे के साथ पहले विदेश ले जाया गया और फिर उनकी म्यांमार सीमा क्षेत्र में तस्करी हुई। भारत सरकार के हस्तक्षेप से 27 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश वापसी हुई है। दरअसल नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को पत्र लिखकर भारतीय नागरिकों के साथ हुई धोखाधड़ी के संबंध में तत्काल राजनयिक कार्रवाई का अनुरोध किया था, जिसके बाद विदेश मंत्रालय और यागुन स्थित भारतीय दूतावास ने सफल कार्रवाई करते हुए सभी भारतीयों को सुरक्षित रूप से भारत वापस लाने में सफलता हासिल की। सभी 27 नागरिक शनिवार को नई दिल्ली पहुंचे, जहां वे अपने अपने गृह राज्यों के लिए रवाना हुए। इन सभी भारतीयों को झूठे नौकरी के वादों के जरिए विदेश ले जाया गया और बाद में उन्हें म्यांमार में जबरन रोका गया, जिन्हें साइबर स्कैम जैसे अवैध कार्यों में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। और बात एक्स प्लेटफॉर्म की। जी हां, एक्स ने प्लेटफॉर्म पर सामने आए आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट को लेकर अपनी गलती स्वीकार कर ली है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक्स ने सरकार को आश्वस्त किया है कि वह आगे से भारत के कानूनों और IT नियमों के अनुरूप ही काम करेगा। दरअसल हाल के दिनों में एक्स के AI टूल ग्रॉक के जरिए अश्लील और आपत्तिजनक तस्वीरें सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाया था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक्स को नोटिस जारी कर इस पर तत्काल कार्रवाई और अनुपालन रिपोर्ट मांगी थी। सूत्रों के अनुसार कार्रवाई के तहत अब तक करीब 3500 आपत्तिजनक कंटेंट को ब्लॉक किया गया है और 600 से ज़्यादा अकाउंट्स डिलीट किए गए हैं। एक्स ने यह भी साफ किया है कि भविष्य में किसी भी तरह की अश्लील तस्वीरें प्लेटफॉर्म पर नहीं डाली जाएंगी। सरकार की आपत्ति के बाद एक्स ने कंटेंट मॉडरेशन और AI गवर्नेंस को और भी सख्त करने का भरोसा दिया है। वहीं सरकार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजह का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठक हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3300 से ज़्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। प्रगति एट 50 में आइए बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति प्लेटफॉर्म से पुणे मेट्रो जैसे जटिल शहर प्रोजेक्ट को भी एक नई रफ्तार दी गई। जमीन और अनुमति से जुड़ी अड़चनों को दूर कर ये परियोजना आज पुणे की सस्टेनेबल मोबिलिटी की रीढ़ बन चुकी है और लाखों यात्रियों को तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद सफर दे रही है। पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 1 पुणे, पिंपरी, चिंचवाड़ मेट्रोपॉलिटन इलाके के लिए सस्टेनेबल शहरी मोबिलिटी में एक बड़ा बदलाव लाता है। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत लागू किया गया यह प्रोजेक्ट 33.28 किलोमीटर में फैला है और इसमें 2 कॉरिडोर PCMC, स्वरगेट और वनज रामवाड़ी हैं।
इसमें 30 स्टेशन हैं, जिन्हें कुल 13,656.22 करोड़ की लागत से बनाया गया है। लेकिन पुणे मेट्रो के निर्माण में कम दिक्कतें नहीं आईं। प्रोजेक्ट में 2 ऐसी बड़ी दिक्कतें सामने आईं जिन्हें नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया से ठीक नहीं किया जा सका। प्रोजेक्ट का एक हिस्सा रक्षा मंत्रालय की जमीन से होकर गुजरता था, जहां काम करने की परमिशन देने और जमीन देने में देरी से काम पर असर पड़ा। इसके साथ ही कुछ जगहों पर एनओसी जारी न होने से कई हिस्से पर काम रुक गया। इन रुकावटों का सीधा असर स्टेशन के काम और सिस्टम इंस्टॉलेशन पर पड़ा और इससे पूरे काम की रफ्तार धीमी होने का खतरा था। लेकिन प्रोजेक्ट में बदलाव आया। 26 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई प्रगति मीटिंग से। उस समय प्रोजेक्ट की फिजिकल प्रोग्रेस लगभग 24% थी। प्रगति के दाखिल होने के बाद काम करने की रफ्तार काफी मजबूत हुई। हमें कठिनाइयां तब आने लगी जब हम ये देखे कि हमारे बहुत सारे अलाइनमेंट ऐसे जगहों से जा रहे हैं जहां पे जमीन हासिल करना बहुत ही कठिन था। तो हमने ये सोचा कि कुछ ऐसे बड़े बड़े मुद्दे आ रहे हैं तो इसको प्रगति के माध्यम से जब इसकी समीक्षा जब होगी तो निश्चित रूप से इसका हल निकलेगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। महाराष्ट्र सरकार और महामेट्रो ने जमीन अधिग्रहण, पुनर्वास और यूटिलिटी शिफ्टिंग के काम तेज कर दिए, जबकि सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, स्टेट अथॉरिटीज और लोकल एजेंसियों के बीच लगातार तालमेल से यह पक्का किया गया कि बची हुई निर्भरता को पहले से ही ठीक किया जाए। प्रधानमंत्री ने 24 दिसंबर 2016 को पुणे मेट्रो की नींव रखी और जैसे जैसे काम पूरा हुआ, नेटवर्क को धीरे धीरे चालू किया गया। पुणे मेट्रो फेज 1 29 सितंबर 2024 को पूरी तरह चालू हो गया, जिससे 100% काम पूरा हो गया। यह सिस्टम आज पुणे के अर्बन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के एक जरूरी हिस्से के तौर पर पूरी तरह से चालू है। आजकल के जमाने में ट्रैफिक कंसीडर करके मेट्रो का जो है प्रवास वो बहुत अच्छा है। अपने इच्छित स्थान पे जाने के लिए ये जो है मेट्रो बहुत ही फायदेमंद है, जरूरी है। पहले कैसे होता था, ट्रैफिक में काफी समय जाता था। जब से मेट्रो स्टार्ट हुई है तब से बहुत टाइम कवर होता है। दिस वाज एक्चुअली बेनिफिशियरी फॉर मी बिकॉज जब से मेट्रो चालू हुई है पुणे में, तब से जो टाइम है लाइक ट्रैफिक में हर रोज मैं फंसती थी, तो ड्यू टू मेट्रो अभी जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो बहुत कम हुआ है। अक्टूबर 2025 तक पुणे मेट्रो ने 100 मिलियन से ज्यादा यात्रियों को ढोया था, जिसमें रोजाना औसतन 2 लाख से ज्यादा यात्री थे, और अक्टूबर 2025 में यह लगभग 2.5 लाख तक पहुंच गया था। अकेले अप्रैल 2025 में 46.59 लाख यात्रियों ने मेट्रो का इस्तेमाल किया, जो नेटवर्क विस्तार के बाद जनता के लगातार भरोसे और यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी को दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो घरों में नल से शुद्ध जल पहुंचाने के लक्ष्य के साथ शुरू हुआ जल जीवन मिशन महज एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि देश के करोड़ों परिवारों के जीवन में एक ऐतिहासिक बदलाव है। आज देश के करोड़ों ग्रामीण परिवारों में नल से शुद्ध जल की पहुंच संभव हुई है। इस असाधारण उपलब्धि के पीछे प्रधानमंत्री की सीधी निगरानी और प्रगति जैसी प्रभावी मंच की अहम भूमिका रही, जहां तकनीक, जवाबदेही और त्वरित निर्णयों ने जल जीवन मिशन को नई गति दी। यूं तो हर सरकार हर घर तक जल पहुंचाने का संकल्प लेती रही है, लेकिन इस संकल्प को जमीन पर उतार पाना आसान नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुआ जल जीवन मिशन इस मायने में अलग है, क्योंकि यह सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि देश के करोड़ों ग्रामीण परिवारों के जीवन में आया एक ऐतिहासिक बदलाव बन चुका है। कभी जिन गांवों में पानी के लिए महिलाओं और बच्चों को मीलों पैदल चलना पड़ता था, आज उन्हीं घरों में नल से शुद्ध जल पहुंच रहा है। यह बदलाव किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि मजबूत नीति, सख्त निगरानी और समयबद्ध फैसलों से संभव हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए प्रगति प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ऐसी कई योजनाएं हैं जिन पर जोरदार तरीके से काम हुआ, जिनमें एक जल जीवन मिशन भी है। एक तो रेस्पॉन्सिवनेस जल जीवन मिशन में टुवर्ड्स पब्लिक हमारी बढ़ी है प्रगति की वजह से। दूसरा हमको एक फ़ायदा ये हुआ कि प्रगति में और दूसरी मिनिस्ट्रीज जिनसे हमको क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन में जो बाधा होती है,
उसका भी कोऑर्डिनेशन होने की वजह से हमको लैंड एक्विजिशन, इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट के क्लियरेंसेस वगैरह जो होते हैं उसमें भी हमको सहायता मिली। जल जीवन मिशन का स्पष्ट लक्ष्य था हर घर नल से जल। 15 अगस्त 2019 तक देश में सिर्फ 3 करोड़ से कुछ ज्यादा ग्रामीण घरों में ही नल कनेक्शन था, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अब देश के 15 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवारों यानी 81.50% घरों तक नल से स्वच्छ जल की पहुंच सुनिश्चित हो चुकी है। इस असाधारण उपलब्धि के पीछे प्रधानमंत्री की सीधी निगरानी और प्रगति जैसे प्रभावी मंच की अहम भूमिका रही है। प्रगति ने जल जीवन मिशन को कागजों से निकालकर गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जियो स्पेशियल मैपिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग के जरिए हर राज्य, हर जिले और हर गांव की प्रगति पर लगातार नजर रखी गई। कहीं जल स्रोत की कमी थी तो कहीं बुनियादी ढांचे की चुनौती। हर समस्या प्रगति के मंच पर आई और प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उसका त्वरित समाधान भी निकले। घर तक न लाने से हमें समय की बहुत बड़ी बचत हुई है। पहले हम दूर तक पानी लेने जाते थे, अब घर पर ही आता है, इसलिए मैं सरकार की बहुत बड़ी आभारी हूँ। हमारे यहाँ नल की सुविधा उपलब्ध की है। हर रोज सुबह पानी आता है, शाम को पानी आता है, तो समय की बहुत बचत होती है। प्रगति समीक्षा से जवाबदेही तय हुई, पारदर्शिता बढ़ी और काम की रफ्तार कई गुना तेज हुई। स्वच्छ जल से स्वास्थ्य बेहतर हुआ है, बीमारियों पर होने वाला खर्च घटा है और समय की बचत से आत्मनिर्भरता बढ़ी है। जल जीवन मिशन की यह सफलता दिखाती है कि जब संकल्प मजबूत हो, नेतृत्व स्पष्ट हो और प्रगति जैसे मंच से निरंतर निगरानी हो तो विकास हर घर तक पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने प्रगति पहल के जरिए किस तरीके से देश प्रगति की राह पर अक्सर है। आइए अब मिड डे प्राइम में आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं खेल जगत की खबरों का, और ये जानने के लिए आइए सीधा रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी गौरव का। गौरव, ओवर टू यू। शुक्रिया मुकुल। और खेल की खबरों की शुरुआत करेंगे क्रिकेट की खबर के साथ, जहां पर भारतीय क्रिकेट फैंस को आज से भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का रोमांच देखने को मिलेगा। पहला मुकाबला आज वडोदरा में खेला जा रहा है। मैच में भारत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। ताज़ा समाचार मिलने तक न्यूजीलैंड ने बगैर किसी नुकसान के 2 रन बना लिए थे। बड़ी बात यह है कि इस सीरीज में एक बार फिर से निगाहें विराट कोहली और रोहित शर्मा के परफॉर्मेंस पर होंगी, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका और फिर उसके बाद घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में एक बार फिर से साबित किया कि उनमें क्रिकेट अभी बहुत बाकी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज के इतिहास पर गौर करें तो दिसंबर 1988 से इन दोनों के बीच पहली सीरीज खेली गई थी और तब से लेकर अब तक दोनों देशों के बीच कुल 7 ओडीआई सीरीज जो है वो खेली जा चुकी है, जहां स्कोर लाइन 7-0 है, यानी हर बार बाजी भारत के हाथ आई है। तो भारतीय धरती पर न्यूजीलैंड को अभी भी वनडे सीरीज की जीत का इंतजार है। और अब बात कर लेते हैं महिला प्रीमियर लीग की। महिला प्रीमियर लीग में गत विजेता मुंबई इंडियंस ने पहली जीत हासिल कर ली है। शनिवार रात खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 50 रन से हराने में सफलता पाई। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने 4 विकेट पर 195 रन बनाए। जवाब में दिल्ली की टीम 19 ओवर में 145 रन पर ऑल आउट हो गई और इस टीम को हार मिली। मुंबई के लिए कप्तान हरमनप्रीत कौर ने नाबाद 74 रन की पारी खेली। वहीं नटाली साइबरब्रंट ने 70 रन बनाने के साथ गेंदबाजी में भी 2 विकेट लिए। तो क्रिकेट के बाद अब रुख करते हैं हॉकी का, जहां एसजी पाइपर्स ने महिला हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का खिताब अपने नाम किया। शनिवार को खेले गए खिताबी मुकाबले में निर्धारित समय तक 1-1 से बराबर रहने के बाद शूट आउट में एसजी पाइपर्स ने शराची बंगाल टाइगर्स को 3-2 से हरा दिया। एसजी पाइपर्स की ओर से प्रीति दुबे ने 53वें मिनट में और शराची बंगाल टाइगर्स की ओर से 16वें मिनट में गोल हुए। शूट आउट में कप्तान नवनीत कौर, जुआना कास्तेलारो और लोला रियरा ने गोल किए और बंसारी सोलंकी ने अहम बचाव किया।
जिससे एसजी पाइपर्स फाइनल जीतने में सफल रही। शराची बंगाल टाइगर्स की ऑगस्टीना गॉर्जिलानी टूर्नामेंट की शीर्ष स्कोरर रहीं। वहीं एसजी पाइपर्स की कप्तान नवनीत कौर को टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब मिला। रांची रॉयल्स को फेयर प्ले पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एसजी पाइपर्स की बंसारी सोलंकी को टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया। वहीं उनकी टीम की ही साथी सुनेलिता टोपो को अपकमिंग प्लेयर का पुरस्कार मिला। और अब खबरें तंदुरुस्ती से जुड़ी हुई। जी हां, फिट इंडिया मूवमेंट की। फिट इंडिया मूवमेंट की प्रमुख पहल संडेज ऑन साइकिल राष्ट्रीय राजधानी में अपने 56वें संस्करण के साथ एक बार फिर से लौटी। इस बार की रेस युवा नेतृत्व को समर्पित रही। कार्यक्रम का नेतृत्व केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने किया। इस अवसर पर खेल जगत की दिग्गज हस्तियां लिएंडर पेस और पी गोपीचंद भी मौजूद रहे। फिट इंडिया मूवमेंट की प्रमुख पहल संडेज ऑन साइकिल के 56वें संस्करण का आयोजन रविवार को राजधानी दिल्ली में हुआ। युवाओं को समर्पित इस रेस के जरिए एक फिट और स्वस्थ भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका को रेखांकित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के साथ टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी लिएंडर पेस और दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी और कोच पुलेला गोपीचंद भी शामिल हुए। I commend and compliment Modi ji for coming forward and doing the Viksit Bharat Young Leaders Forum, and especially in full support of Mansukh Mandaviya sir for doing such a wonderful job as our sports minister. To have 22 lakh people participate consistently Sunday on Sunday to actually have this event is a great thing. I'm very happy with the kind of progress, and to be able to participate in the Viksit Bharat Young India Young Leaders Initiative was really a great experience, and commend the government on the wonderful work. देश भर से विकसित भारत संवाद के लिए दिल्ली पहुंचे युवा नेता इस साइकिल रैली में शामिल हुए। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से शुरू हुई साइकिल रैली राजधानी के प्रमुख इलाकों से होते हुए 5 किलोमीटर तक आयोजित की गई। सुबह सुबह आयोजित इस साइकिल राइड का उद्देश्य खासकर युवाओं को फिटनेस को जीवन शैली के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करना था। नारायण सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। 12 साल के बाद मूल फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी एक बार फिर से देश यानी भारत पहुंच गई है। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी टूर के तहत दिल्ली में ट्रॉफी का भव्य अनावरण किया गया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 से पहले ये आयोजन भारत के बढ़ते वैश्विक खेल जुड़ाव को दर्शाता है। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी टूर के तहत मूल फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी 12 साल बाद भारत लौटी है। ट्रॉफी टूर के तहत ट्रॉफी विशेष फीफा चार्टर फ्लाइट से दिल्ली पहुंची, जहां इसका आधिकारिक अनावरण किया गया। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, 2002 विश्व कप विजेता ब्राजील के दिग्गज फुटबॉलर गिलबर्टो डी सिल्वा और कोका कोला के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। Me and millions of people are passionate for this beautiful sport. We are very happy here. Also, we want to thank all of you for the great support, the fantastic welcome to hosting us, to bring this beautiful trophy here. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 2047 तक भारत को दुनिया के शीर्ष खेल देशों में शामिल करने के लक्ष्य को भी दोहराया। दोस्तों, ये ट्रॉफी टूर केवल ट्रॉफी टूर नहीं है। ये ट्रॉफी इंडिया में 3 दिन रहेगी। हमारे देश के युवाओं का उत्साहवर्धन होगा। हमारे देश के युवा फुटबॉल के प्रति जागरूक होंगे। The FIFA World Cup trophy is not just a symbol of victory, it is a symbol of possibility, and today that possibility stands in India. फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी टूर 30 देशों की यात्रा करेगा। 150 से अधिक दिनों तक चलने वाले इस टूर के माध्यम से दुनिया भर के फुटबॉल प्रशंसकों को इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को करीब से देखने और फुटबॉल के जुनून से जोड़ने का अवसर मिलेगा। तापस भट्टाचार्य, डीडी न्यूज। और अब बात कर लेते हैं अल क्लासिको के मुकाबले की। जी हां, आज देर रात ये मुकाबला जो है वो खेला जाएगा। स्पेनिश सुपर कप के फाइनल में रियल मैड्रिड और बार्सिलोना लगातार दूसरी बार सुपर कप के फाइनल में टकराने के लिए तैयार होंगे। ये दोनों टीमें पिछले साल फाइनल में भिड़े थे, जहां पर बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 5-2 से शिकस्त दी थी।
बार्सिलोना ने सेमीफाइनल में एथलेटिक बिलबाओ को 5-0 से हरा करके फाइनल में जगह बनाई है। वहीं रियल मैड्रिड की टीम की बात करें तो टीम ने सेमीफाइनल में एटलेटिको मैड्रिड को 2-1 से हराया। ये मुकाबला आज देर रात खेला जाएगा और फाइनल मुकाबले के लिए किलियन एम्बापे के फाइनल में खेलने की उम्मीद जो है वो दोनों टीमें जो हैं वो खेलने की इसकी उम्मीद है। किलियन एम्बापे इस मुकाबले में अहम मुकाबले में मौजूद रहेंगे रियल मैड्रिड की ओर से। 263वीं बार इतिहास में ये होगा जब ये दोनों क्लब जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने होंगे। रियल के खिलाफ पिछले 5 में से 4 मुकाबले जो हैं वो बार्सिलोना जीते हैं, जबकि रियल मैड्रिड की बात करें तो पिछले 9 मैचों में से बार्सा के खिलाफ टीम ने 5 मुकाबले जीते हैं। तो फुटबॉल फैंस के लिए ये एक बड़ा मुकाबला रहेगा। तो मुकुल, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें, जहां पे आपने क्रिकेट की खबरों को भी देखा, हॉकी की खबरों को भी देखा और साथ ही साथ फुटबॉल से जुड़ी इस बड़ी खबर को भी आपने देखा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका इन तमाम खबरों के लिए। और आइए मिड डे प्राइम में अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें 26 जनवरी को नई दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां जोरों पर हैं। राष्ट्रपति के अंगरक्षक प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड भी गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जोर शोर से जुटे हुए हैं। राष्ट्रपति भवन से लेकर कर्तव्य पथ तक ये गार्ड गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह तक राष्ट्रपति को परंपरागत रूप से बग्घी में लाने और वापस ले जाने की बड़ी बारीकी से तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस अश्वारोही दल में 48 जवान शामिल हैं। राष्ट्रपति के निजी सैनिकों के रूप में माने जाने वाला राष्ट्रपति अंगरक्षक पीबीजी राष्ट्रपति के हाउस होल्ड सेरेमोनियल कैवलरी रेजिमेंट है, जो कि राष्ट्रपति भवन में तैनात है। ये भारतीय सेना की सबसे पुरानी कैवलरी रेजिमेंट है और भारतीय सेना की सभी रेजिमेंटों में वरिष्ठतम रेजिमेंट भी है, जिसकी स्थापना वर्ष 1773 में गवर्नेंस बॉडीगार्ड के रूप में बनारस में की गई थी, जिसका 250 वर्षों का इतिहास भी है। फिलहाल वक्त हो चला है मिड डे प्राइम में आपसे विदा लेने का, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।